नमस्कार साथियों। आज का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों। चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन से भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें। यानी कि आपको इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हो चुका था, जब 1857 की क्रांति हुई थी। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है। उत्तरार्ध का मतलब होता है 1950 के बाद, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से जब 1857 में, जिसे सिपाही विद्रोह अंग्रेजों ने कहा, हालांकि ये जो है भारतीयों के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम था जो पूरे भारतीय स्तर पर लड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो जब 1857 में क्रांति होता है, इस क्रांति के बाद भारतीय लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीय चेतना बहुत तेजी से फैलती है। यही कारण है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यही कारण है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय बहुत तेजी से होता है। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण यह माना जाता है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों पर अत्यधिक मात्रा में अत्याचार किया जा रहा था, उन पर शोषण किया जा रहा था। यानी कि 1757 का जब प्लासी का युद्ध होता है, तो प्लासी युद्ध के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। और जब ब्रिटिश कंपनी का सत्ता भारत में स्थापित हो जाती है, ऐसे में ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारतीयों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, भारतीयों पर अत्याचार किया जाता है। और जब ब्रिटिश कंपनी से सत्ता जो है ब्रिटेन के सरकार ने छीन लिया और अपने अंतर्गत यहाँ पर सरकार बनाई, उसके बाद भी जो है उन्होंने भारतीयों पर अत्यधिक मात्रा में अत्याचार किया, उनका शोषण किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 में जो है महाविद्रोह हुआ था। समझ रहे हो ना। ब्रिटिश सरकार के सत्ता के खिलाफ ही, ब्रिटिश सरकार के असंतोष के खिलाफ ही 1857 का महाविद्रोह हुआ था भारत में। अंग्रेजी शासन ने जो है भारतीयों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से शोषण किया। अंग्रेजी शासन ने जो है भारत में जब अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो उन्होंने केवल यहाँ का आर्थिक दोहन ही नहीं किया, बल्कि आर्थिक के साथ साथ उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी भारतीयों का शोषण किया। यही कारण है साथियों कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में। भारत में जो है राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है? ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रिया के रूप में, जिसने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से जो है जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, शोषण किया, इन्हीं अत्याचार और शोषण के कारण सभी भारतीय लोग एकजुट हुए और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए। सभी भारतीयों को इस बात की जानकारी थी कि जब तक हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जो है जब राष्ट्रवाद का उदय होता है, तो हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, युद्ध लड़ा। यही कारण है कि अंततः भारत को स्वतंत्रता मिली। फिर राष्ट्रवाद के उदय के कारण, यानी राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? तो राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कई कारण थे। यही कारण है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पहला कारण था ब्रिटिश शासन की नीतियां। ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों ने भारतीयों में असंतोष पैदा किया। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जब यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो ऐसे स्थिति में उन्होंने यहाँ के लोगों का शोषण किया। और शोषण किस प्रकार से किया? ब्रिटिश सरकार की इस प्रकार से पॉलिसी होती थी, नीतियां होती थी जो भारतीयों का शोषण करता था। और जितने भी नीतियां बनाई जाती थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो अपने हित में ही बनाता था, भारतीयों के हित में नहीं था। यही कारण है कि भारतीयों का जो है अत्यधिक मात्रा में शोषण किया, उन पर अत्याचार किया। जैसे कि भारी मात्रा में कर लेना, जो किसान थे भारत के, उनसे जो है अत्यधिक मात्रा में टैक्स लिया गया। जितना जो है खेती होती नहीं थी, उससे ज्यादा उनको टैक्स देना पड़ता था। यही कारण है कि बहुत सारे किसान जो है आत्महत्या कर लेते थे कर्ज ना चुका पाने के कारण। भूमि अधिग्रहण और भारतीय उद्योगों का विनाश करना आदि इन नीतियों ने भारतीयों को एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, उन्हें प्रेरित किया। यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय भूमि को छीनकर वहां पर जो है अंग्रेज के अधिकारी को बैठा दिया गया, और अंग्रेज के अधिकारी जो है उन क्षेत्रों से टैक्स वसूलते थे। इस प्रकार से भारत का भूमि ही अंग्रेजों ने अधिग्रहण कर लिया था, भारी मात्रा में टैक्स ले रहा था। इसके अलावा
जो भारत में उद्योग धंधे थे, जो हस्तशिल्प उद्योग थे, उनको भी जो है इन्होंने पूरी तरह से चौपट कर दिया। क्यों? भारत से जितने भी कच्चे माल होते थे सभी ब्रिटेन भेज दिया जाता था और वहां से वस्तुओं को निर्मित करके भारत भेजा जाता था, और जो वस्तुएं भारत में 20 रुपये में मिलती थी वही जो है उन्होंने मशीन से तैयार करके भारत में 10 रुपये में बेचने लगा। यही कारण है जो भारतीय वस्तु थे वह ठप हो गया, भारतीय उद्योग समाप्त हो गए, पतन हो गया। इन नीतियों के कारण जो है भारतीय लोग एकजुट हुए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार हुए। दूसरा पॉइंट बनाना है पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को आधुनिक विचारों और स्वतंत्रता की अवधारणा से परिचित कराया। इससे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ। यानी कि दोस्तों, जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई तो ऐसे स्थिति में जो अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को आधुनिक किया, भारतीयों को आधुनिक विचार से परिचित करवाया। यही कारण है कि यूरोप में रूस जैसे देशों ने जो है अपने राजा के खिलाफ संघर्ष किया, युद्ध लड़ा और जो है फाइनली उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। और जब भारतीय लोग इंग्लिश के ज्ञान को प्राप्त किया, इंग्लिश की विचारधारा को जाना, तो ऐसे स्थिति में जो है उनको जागृत किया गया। और जब भारतीय लोग इंग्लिश के माध्यम से जागृत हुए तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रीय चेतना भारत में बहुत तेजी से फैला, और यही राष्ट्रीय चेतना के कारण भारत में स्वतंत्रता की मांग होने लगी और अंततः जो है सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और फिर भारतीयों को स्वतंत्रता मिली। तीसरा जो है वह है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। यानी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण मानी जाती है भारतीय राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में, भारतीय स्वतंत्रता के लिए। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से भारतीय समाज को जागरूक किया। इन आंदोलनों ने भारतीयों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। यानी कि राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी ने जो है भारत में जो धार्मिक कट्टरता थी, धर्म के प्रति रूढ़िवादी विचार था, छुआछूत था, अस्पृश्यता थी, इनको समाप्त करने के लिए धार्मिक सामाजिक आंदोलन चलाया गया, ताकि भारत में जो रूढ़िवादी विचारधारा है, जो परंपराएं हैं, उनको समाप्त किया जा सके। दोस्तों, चाहे राजा राम मोहन राय हो, स्वामी विवेकानंद जी हो या दयानंद सरस्वती जी हो, इनके सामने एक ही समस्या था, धार्मिक समस्या। क्योंकि उस समय धर्म के आधार पर ही जो है बहुत सारी चीजों का मान्यता मिला हुआ था, और जब तक धर्म में सुधार नहीं किया जा सकता था तब तक समाज में सुधार करना संभव नहीं था। इसीलिए इन सभी समाज सुधारकों ने पहले धर्म में जो अस्पृश्यता थी, जो रूढ़िवादी विचारधारा था, उनको समाप्त करने का प्रयास किया, जो आडंबर था उनको समाप्त करने का प्रयास किया, ताकि समाज में सुधार लाया जा सके। इस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण भी जो है भारत में राष्ट्रीय चेतना को फैलाया गया और भारतीयों में जो है आत्मसम्मान को बढ़ाया गया। भारतीय लोग जो है अंग्रेजों की तुलना में खुद को हीन समझता था, लेकिन इन सभी समाज सुधारकों ने यह बता दिया कि जो उनका संस्कृति है उससे हमारी संस्कृति लाख गुना बेहतर है, जिससे भारतीयों के अंदर जो है आत्मसम्मान बढ़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। चौथा है प्रेस और साहित्य का योगदान। तो भारतीय स्वतंत्रता में जो है प्रेस और साहित्य का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। दोस्तों, भारतीय प्रेस और साहित्य ने राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया। अखबारों और पत्रिकाओं ने ब्रिटिश शासन की आलोचना की और भारतीयों को एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। यानी जो समाचार पत्र है, जो साहित्य है, उसके माध्यम से भारत में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया गया। बहुत सारे इस समय जो है लेखक आए, बहुत सारे जो इस समय प्रेषक आए जिन्होंने छुप छुप कर प्रेस का प्रकाशन किया, बहुत सारे साहित्य लिखे और उसके माध्यम से जो है भारत में राष्ट्रीय चेतना को फैलाने का प्रयास किया। और जब अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां होती थी आम जनता तक पहुंचने लगी, तो सभी जनता जो है ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए और सभी भारतीय जो है एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार से प्रेस और साहित्य का योगदान भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पांचवा है आधुनिक यातायात। आधुनिक यातायात के कारण भी जो है भारत में राष्ट्रीय चेतना को फैलाया गया और अंततः जो है भारतीयों को स्वतंत्रता मिली। भारत में रेलवे के आ जाने से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने लगे, जिससे लोगों के जो बीच विचारधाराएं थी उनका आदान प्रदान होने लगा। यहाँ पर जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज के अन्य लोगों से मिले, जिससे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी कि दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइन इसलिए बिछाया था
ताकि उनसे उनको लाभ मिले, कोई भी वस्तु को अलग अलग क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचाया जाए। लेकिन इस रेलवे के आ जाने से भारतीयों को भी लाभ मिला। कैसे? एक स्थान से लोग दूसरे स्थान आने जाने लगे। ऐसे में जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो वो आम जनता से मिलती थी तो अपने विचारधाराओं को उन्हें बताता था, अंग्रेज की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी उनको बताता था। और जब विचारधाराओं का आदान प्रदान हुआ, इससे जो है भारत में राष्ट्रीय चेतना फैला। और जब राष्ट्रीय चेतना फैला तो ऐसे स्थिति में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। छठा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने भारतीयों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां वे अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर प्रयास कर सकते थे। यानी कि दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो है भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो पूरे भारत में लोगों को एकजुट कर सके। यही कारण है कि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में, ताकि जो भारतीयों का आक्रोश है उनके बारे में अंग्रेज पता कर पाए। यह कहा भी जाता है दोस्तों कि जो है अंग्रेजों ने भारत में कांग्रेस की स्थापना इसलिए किया था ताकि भारतीयों का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन भारतीयों ने ही जो है अंग्रेजों का इस्तेमाल कर लिया। समझ रहे हो ना? यही एक धारणा बताया जाता है। तो इस प्रकार से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई तो भारतीय नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आलोचना की जाती थी और सभी भारतीय लोग मिलकर विचार विमर्श करने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ जो है उनकी आलोचना करने लगे। तो ऐसे में जो है भारत के स्तर पर एक संगठित राजनीतिक दल स्थापित हुई कांग्रेस के रूप में, जो अंग्रेज की आलोचना करती थी और अपने हित के लिए संघर्ष करती थी। सातवां आपको पॉइंट बनाना है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। यानी प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव रहा था राष्ट्रवाद के उदय में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से समर्थन मांगा और उसके बदले में स्वशासन का वादा किया। युद्ध के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो भारतीयों में असंतोष बढ़ गया और राष्ट्रवादी आंदोलन पहले से अधिक तेज हो गया। दोस्तों, इसके पीछे कहानी ये है कि जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था, यानी कि जब 1914 से 18 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ऐसे स्थिति में जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भारतीयों का समर्थन मांगा और भारतीयों ने कहा कि हम आपको समर्थन देंगे। इसके बदले जो है ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर आप मुझे समर्थन दोगे, अपने सैनिकों को युद्ध में लड़ने के लिए भेजोगे, तो युद्ध के बाद हम जो है आपको स्वशासन देंगे। स्वशासन का अधिकार का मतलब है प्रशासन में भारतीयों का भी जो है भागीदारी होगा। अभी तक प्रशासन अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने यह वादा किया था भारतीय नेताओं से कि अगर भारतीय सेना हमारी ओर से लड़ता है प्रथम विश्व युद्ध में, तो युद्ध के बाद जो है हम आपको जो है प्रशासन में अधिकार देंगे। और इस प्रकार से स्वशासन देने का वादा किया था अंग्रेजों ने, लेकिन युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने भारतीयों को कोई अधिकार नहीं दिया। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है भारतीयों के मन में असंतोष फैला और असंतोष के कारण भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन पहले से और अधिक तेज हो गया। इस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और अंत में आपको पॉइंट बनाना है 1905 में बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन जो है एक प्रमुख कारक है जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय बहुत तेजी से हुआ। 1905 में जो है जो लॉर्ड कर्जन था उनके द्वारा बंगाल विभाजन का योजना बनाया जाता है और फिर 1906 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल में जो है विरोध प्रदर्शन हुआ और इस समय जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। यानी जब बंगाल में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो ऐसे स्थिति में बंगाल के जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे उन्होंने मिलकर जो है विरोध किया और विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है? स्वदेशी आंदोलन का मतलब है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, जो हमारे देश में वस्तुएं बन रहा है, उसका इस्तेमाल करना, उसका उपयोग करना। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जो विदेशी वस्त्र हैं, विदेशी वस्तुएं हैं या उनका जो उत्पाद है उनका बहिष्कार करना और जो हमारी स्वदेशी वस्तुएं हैं, वस्त्र है या कोई भी वस्तु है, उनको जो है उपयोग करना। इनसे जो है भारतीयों को एकजुट किया और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। यानी कि जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो इस समय केवल वस्त्र ही नहीं बल्कि ब्रिटिश के वस्त्र के अलावा स्कूल कॉलेजों उनके वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और दोस्तों,
ब्रिटिश यहाँ पर क्यों था? इसलिए था क्योंकि हम उनके वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे। जब हम उनके वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, उसके स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ेंगे, तो अंग्रेज यहाँ रह के क्या करेगा? और पहली बार जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 1906 के दौरान में, और इस प्रकार से जो है ब्रिटिश के वस्तुओं, उनके वस्त्रों, उनके स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, जिनसे स्वतंत्रता संग्राम को अधिक संगठित और प्रभावशाली बनाया। पहले भारतीय लोग जो है हस्तशिल्प उद्योग के द्वारा सभी वस्त्र बनाते थे, वस्तुएं बनाते थे। अब दोबारा से जो है इसका प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया और अब जो है हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दिया गया। भारत में उद्योग खोले गए ताकि जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, अंग्रेजों पर डिपेंड ना रहें दोस्तों, क्योंकि जब तक हम लोग अंग्रेजों पर डिपेंड रहेंगे तब तक जो है वो वहाँ से वस्तुएं लाएगा, ब्रिटेन से भारत में बेचेगा। अगर हम लोग खुद अपनी वस्तुओं को निर्माण कर लेंगे तो ऐसे में विदेशी वस्तुओं को हमें खरीदने की क्या आवश्यकता है। यही कारण है कि भारत में अलग अलग फैक्ट्रियां यानी उद्योग खोले गए ताकि आत्मनिर्भर हो सके। इस प्रकार से इन सभी तत्वों के कारण जो है, इन सभी विशेषताओं के कारण भारत में स्वतंत्रता संग्राम बहुत तेजी से फैला और भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने के पीछे प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन का शोषण और अत्याचार था। इस प्रकार से दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने के पीछे क्या कारण था? इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों का शोषण करना, भारतीयों पर अत्याचार करना। अंग्रेजी शासन ने भारतीयों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से शोषण किया, जिससे भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रीय चेतना फैली। इस राष्ट्रीय चेतना ने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से जब अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर अत्याचार किया गया, भारतीयों का शोषण किया गया, तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है भारतीय लोग एकजुट हुए और एकजुट होने के कारण भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रीय चेतना फैली। और इस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना फैलने के कारण ही जो है भारतीय लोग एकजुट होते हैं और एकजुट जब हो जाते हैं तो ऐसे स्थिति में स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करते हैं और अंततः अंग्रेजों से लगातार संघर्ष करने के बाद 1947 में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। एक ज़रूरी बातें ये है कि हिस्ट्री मेजर पेपर जो 7 है, इसमें हमने आप लोगों के लिए कुछ VVI प्रश्न बताया हुआ है। आप अगर इस प्रश्न को पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और ये जो प्रश्न हमने आप लोगों के लिए VVI बताया है ना, 100% पूछे जाने की संभावना है। यानी आपने अगर इन सभी प्रश्नों को कर लिया तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप जब पेपर को देखोगे तो साथियों मेरा आप यकीन मानिए, आपको लगेगा कि ये सारा प्रश्न हमें आता है। तो आपको कौन कौन से प्रश्न करके जाना है, तो जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, फिर है उन कारणों का वर्णन करें जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। तो ये सभी VVI प्रश्न है। इसके अलावा जो है उदारवादियों के तरीके और प्रोग्राम क्या है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के कारण एवं प्रभाव, ये जो है प्रत्येक साल पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन का वर्णन करें। उसके बाद है क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का मूल्यांकन करें। ये प्रश्न भी जो है पूछा ही जाता है बार बार। इसके अलावा है लखनऊ समझौता क्या है। इसके अलावा है गृह शासन आंदोलन पर एक निबंध लिखें। तो ये सारा जो है VVI प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। 100% चांस है कि यही प्रश्न आने वाला है। तो ये प्रश्न आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, आपको अगर अच्छे से एग्जाम देना है तो दोस्तों इस प्रकार से जितने भी प्रश्न यहाँ पर है सभी प्रश्न का उत्तर हमने आपको करवा दिया है। और सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाके आप सारा प्रश्न देख सकते हो। तो ये सभी प्रश्न आपको जो वीडियो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर सकते हो प्लेलिस्ट, और यहाँ पर आप सारा वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों इन सभी प्रश्नों में आपको केवल जो है मैंने एक प्रश्न नहीं करवाया है, वो प्रश्न है 6 का, क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का मूल्यांकन करें। आपको अगर इस प्रश्न का वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करें, बहुत जल्द जो है इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका मेजर पेपर 7 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेजर पेपर 8 में भी हमने बहुत सारे प्रश्न को करवा दिया है, केवल 2-3 प्रश्न और वहाँ पर करवाना है, तो बहुत जल्द उसका भी वीडियो आने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, एग्जाम से पहले आपका सारा क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।